काही उद्योग लालूजी आणू शकले नहीं, पण अपहरण उद्योग की स्थापना त्यांनी केली। राज ठाकरे क्या कर रहे हैं? वो मराठी भाषा और मराठी भाषियों के स्वाभिमान के नाम पे जिस प्रकार की गुंडागर्दी करते हैं, कांग्रेस पार्टी जहां है उससे भी और नीचे जाएगी। त्यावेळी कांग्रेसची बेवकूफी होती। तेजस्वी का जो व्यक्तित्व है वो बहुत घमंडी किस्म का व्यक्तित्व है। मित्रांनो, बिहार राज्याच्या विधानसभा निवडणुका संपलेल्या आहेत। नितीश कुमार 10व्यांदा बिहारचे मुख्यमंत्री झाले। भाजपसाठी हा एक नाईलाजाचा पर्याय होता, नितीश कुमार यांना बिहारचे मुख्यमंत्री करणं। पण नितीश कुमार यांनी जी काही गणितं मांडून ठेवली ती गणितं भाजपला सोडवता आलेली नाहीयेत, हे वास्तव आहे। बिहार म्हटलं की मुंबईशी संबंधित जे पहिलं नाव आपल्या समोर येतं ते आहे संजय निरुपम यांचं। कोणे एकेकाळी शिवसेना प्रमुखांच्या मुखपत्रात काम करणारा एक उपसंपादक, बघता बघता शिवसेनेचा नेता, तिथून खासदार संपादक आणि काँग्रेसचा नेताही झाला आणि आता महाराष्ट्रातल्या बिहारींचं राजकारण त्याने स्वतःच्या भोवती केंद्रित केलेलं आहे। आणि त्यामुळेच या महानगरपालिकांच्या निवडणुका आणि बिहारच्या निवडणुका या मध्यावर आपण घेऊन येतोय एक नवा आपला कार्यक्रम, त्याचं नाव आहे चाय टपरी। आणि या चाय टपरीवरती मी पहिल्यांदा भेटणार आहे बिहारमधून मुंबईत येऊन स्थायिक झालेले आणि इथे शिवसेना नेते आणि आता बिहारींचे नेते झालेले संजय निरुपम यांना आपल्या बरोबर आहेत। संजय निरुपम यांचा प्रवास खूपच रोचक आहे। जनसत्तामधून पत्रकारितेची कारकीर्द खऱ्या अर्थानं सुरू केलेले आणि त्यानंतर दोपहर का सामनामध्ये येऊन कार्यकारी संपादक झालेले संजय राऊत यांच्या स्पर्धक म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं गेलं। किंबहुना संजय राऊतांनी निरुपमला आपला स्पर्धक मानलं आणि शिवसेनेला संजय राऊतांसारखा एक नेता मिळाला। पण त्याच वेळेला संजय राऊत आणि शिवसेना प्रमुखांपासून बाजूला गेलेला एक तरुण बघता बघता मुंबईतल्या बिहारींचा नेता झाला। आज हा बिहारी मुंबईकर बिहारमधल्या राजकारणावर काय बोलतोय हे खूपच इंटरेस्टिंग आहे। संजयजी, 10व्यांदा नितीश कुमार हे बिहारचे मुख्यमंत्री झाले। हा भाजपचा नाईलाज होता की नितीश कुमार यांचं करिश्मा होता, त्यांचं काम होतं आणि त्यांचं सुशासन बाबू हे बिहारमध्ये मिरवणं होतं, काय होतं? सर्वप्रथम नितीश कुमार 10व्यांदा बिहारचे मुख्यमंत्री पदाची त्यांनी शपथ घेतली, त्यासाठी मी त्यांचे अभिनंदन करतो आणि मनापासून अभिनंदन करतो। का तर नितीश कुमार म्हणजे एक जबरदस्त करिश्माई लीडर आहे। त्यांचा करिश्मा म्हणजे गेल्या 20 वर्षापासून त्यांच्या भोवती बिहारचं राजकारण चालू आहे। पूर्वी लालूच्या भोवती होतं, आता यांच्या आजूबाजूला आहे। का असं झालेलं आहे? ते खूप विजनरी लीडर आहे। त्यांनी बिहारमध्ये जेव्हा लालूचा राज होता तेव्हा बिहारमध्ये एक जंगल राज होता। बिहारमध्ये कानून आणि व्यवस्था, कायदा आणि व्यवस्था अवस्था होती तो एकदम ढसाळलेली होती। तिकडे अपहरण नावाचा एक नवीन उद्योग होता। काही उद्योग लालूजी आणू शकले नाही, पण अपहरण उद्योगची स्थापना त्यांनी केली। असंच मोठे लोक, अमीर लोक, समृद्ध लोक, प्रोफेसर किंवा डॉक्टर त्यांच्या ते अपहरण करत होते आणि फिरवती वसूलत होते आणि त्याच्या सर्वांच्या संरक्षणामध्ये लालू यादव। बिहारमध्ये डेव्हलपमेंट काही होत नव्हतं। एकदा लालू यादव गेले मुख्यमंत्री झाल्यानंतर गावात, स्वतःच्या गावात गोपालगंज, त्यांच्या लोकांनी सांगितलं की लालू जी हमको भी रोड बना के दो ना। सब जगह रोड बन गया। बस तुम्हारी गाड़ी है? मेरी गाड़ी नहीं तो क्या करेगा रोड लेके, पैदल चल। असंच त्यांचा राज का ऐसा विजन होता। बिहारमध्ये काही होत नव्हतं। असा परिस्थिती 2005 मध्ये नितीश कुमार आले आणि त्यांनी एकदम आमूलचूल परिवर्तन घडवलं। बिहारचे जे मुनी होते ते लालूच्या राजमध्ये घरापासून ते बाहेर जाऊ शकत नव्हते। 7च्या नंतर बिहारमध्ये गावागावात घरोघरी कधीही वीज नव्हतं। मी बिहारच्या ज्या गावातून आलेले आहोत त्या गावामध्ये 24 तासात जास्तीत जास्त 1 तास वीज येत होती। म्हणजे लालूच्या राजच्या पूर्वीची गोष्ट मी सांगतो। पण बिहारची अशी परिस्थिती होती, रस्त्याचं कुठेही नाव नाही, रस्ता नाही, वीज नाही, पाणी नाही, जॉब नाही, कानून और कायदा आणि व्यवस्था तो एकदम तो असा परिस्थिती आले आणि त्यांनी एकदम संपूर्ण चेंज केलेला। आज गावागावात वीज आहे, घरोघरी वीज आहे।
रस्ता म्हणजे एकदम जो हिंदुस्थानचा जो भारतात जो रस्त्याचा विकासचा जो मानदंड आहे त्या मानदंडावर बिहार सध्या आहे. त्यांनी काय केलं, जेव्हा पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांनी काय केलं की सर्व मुलींना शिक्षणासाठी त्यांनी मोटिवेट केलं आणि सर्वांना सायकल दिलं की सायकल पर बैठ स्कूल जा पढ़ के आ. ते सगळे मुली आज 20-25 वर्षाचे झालेले आहेत आणि सगळ्यांना सरकारी नोकरीमध्ये 35% रिझर्वेशन दिलेलं आहे. हे सगळे आज काम करत आहे. पोलीस भरतीमध्ये महिलांना रिझर्वेशन आहे 35%. कायदा आणि व्यवस्था एकदम जबरदस्त. आता रात्री 2 वाजता 3 वाजता लोक फिरू शकतात. अपहरण उद्योग संपलेला आहे आणि बिहारचा जो ग्रोथ रेट आहे तो सध्या 10% आहे. नॅशनल ॲव्हरेजवर पासून वर आहे. तो नितीश कुमारला नाईलाजाने भाजपने पुन्हा मुख्यमंत्री बनवलं मी असं मानू शकत नाही. मोदीजीचा एक करिश्माई व्यक्तित्व आहे. मोदीजीचा नेतृत्व देशाचं आहे. मोदीजीवर खूप लोक भरोसा करतात, हा एक फॅक्ट आहे. पण त्याचप्रमाणे बिहारमध्ये नितीश म्हणजे सर्वात मोठा नाव आहे आणि नितीशच्या नावाने एक चांगला वोट बँक आहे बॅकवर्ड कास्टमध्ये, मोस्ट बॅकवर्ड कास्टमध्ये, इव्हन मुस्लिममध्ये. सो 58 मुस्लिम सीट तिकडे आहेत, मुस्लिम डॉमिनेटेड सीट. त्याच्यामधून 25 सीट जिंकलेल्या आहेत. 25 मध्ये 15-20 सीट तो जेडीयूच्या आहे. जो मुस्लिम लोक जिकडे जास्त वोट करतात. सीमांचल बद्दल ना, सीमांचल एक वेगळा. सीमांचल मध्ये तो MIM आला. बरोबर आहे, पण सीमांचल मधल्या लोकांनी पण नितीश कुमारना आता एवढा नाही, पण सीमांचलच्या व्यतिरिक्त पुढे संपूर्ण बिहारमध्ये 20% मुस्लिम आहेत. फक्त सीमांचलमध्ये मुस्लिम नाही आहे. मगधमध्ये मुस्लिम आहेत. तुम्ही पश्चिम बिहार जिकडे आम्ही राहतो, आमच्या जिकडे गाव आहे तिकडे मुस्लिम आहेत. गया विभागमध्ये आहेत. नवादा नालंदा जिकडे नितीश कुमार स्वतः राहतात तिकडे पण आहे. दरभंगामध्ये आहे, समस्तीपूरमध्ये आहे, जो मैथिल एरिया आहे तिकडे पण मुस्लिम खूप आहे. पण तो जो मुस्लिम डॉमिनेटेड सीट आहे ना तिकडे मुस्लिम लोकांनी नितीश कुमारला वोट दिला आणि भाजपला पण वोट दिलं. हा नितीश कुमारचा व्यक्तित्व आहे. सर्व समाजमध्ये ते आहेत ओबीसी, पण त्यांच्या बरोबर भूमिहार, राजपूत, जो कायस्थ आहेत, ब्राह्मण आहेत, सगळे आहेत. हा एक चांगला नेतृत्व. असा नेतृत्व प्रत्येक प्रदेशाला पाहिजे. पण हे सगळं तुम्ही मला सांगताय, मला पटतंय, पण त्याच वेळेला नरेंद्र मोदींनी असं कधी म्हटलं नाही निवडणुकीच्या प्रचारात की पुढचा मुख्यमंत्री नितीश कुमार असेल. याच्या मागे त्यांची काय धारणा होती, म्हणजे त्यांचा हेतू काय होता त्याच्यामध्ये? कारण आपण साधारणपणे काय करतो की हा आमचा मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा असं आपण सांगतो. त्यांनी ऐका, अमित शहाने, आमचे गृहमंत्री आहेत, त्याने असं अनाऊन्स केला होता की आम्ही नितीश कुमारच्या नेतृत्वात निवडणूक लढत आहोत. त्यांच्या स्वतःचे जो खासदार होते, मंत्री होते, त्यांनी पण सांगितलं की नितीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे. पण मोदीजीने का टाळला ओपनली सांगायचा मला माहित नाही. त्यांचं काय राजकारण होतं बिहारमध्ये, काहीतरी नितीशजीच्या नावाने नाव पुढे जास्ती नाही आणायच्या, मला तर माहित नाही. पण नितीश कुमार चेहरा होता, नितीश कुमारच मुख्यमंत्री बनणार हे सर्वांना माहित होतं आणि यासाठी लोकांनी मत पण दिलं. पण आता ज्या वेळेला ते असं सांगून गेले होते, समस्तीपूरला जेव्हा आले होते पंतप्रधान, तेव्हा ते असं म्हणाले होते की मी जेव्हा येईन त्यावेळेला मी शपथविधी सोहळ्याला येईन, आणि तसं घडलं. त्याने त्या सभेमध्ये सुद्धा गमछा फिरवला होता आणि काल पण गमछा फिरवला होता. बिहारी माणूस आणि गमछा हे काय समीकरण आहे? बिहारी माणूस आणि याला गमछा म्हणतो. बिहारी माणूस किंवा जे उत्तर भारतचे लोक आहेत, UPचे लोक पण आहेत, मध्य प्रदेशचे लोक पण आहेत, राजस्थानचे पण लोक आहेत, त्यांचा सर्वात प्रिय जो वस्त्र आहे तो त्यांच्या गमछा आहे. त्यांची समजा त्यांची ओळख आहे, परंपरा आहे. हा परंपरा आहे. आणि जो आमच्याकडे तो एक लाल रंगचा गमछा असतो, माझ्याकडे आहे पण अजून दिसला नाही. UPमध्ये पण सगळे गमछा बांधतात. हा जो खेतीयर लोक आहेत ना, शेतकरी लोक आहेत, त्यांची आयडेंटिटी आहे, त्यांची निशाणी. हा त्यांची ते असं बांधतात. इकडे पण आहे, महाराष्ट्रात आहेत, महाराष्ट्रात पण गमछा ते घेऊन फिरतात. पण तो गमछा असा फिरवणं हा एक बिहारची स्पेशल स्टाईल आहे. ते नाच गाणं जो एक खुशी, जो हर्ष व्यक्त करण्याचा एक तरीका आहे. पण आता जे काही बिहारमध्ये घडलं आणि त्यानंतर नितीश कुमारना त्यांनी मुख्यमंत्री केलं. नितीश कुमारच्या पेक्षा 31 जागा
मागच्या वेळेला भाजपच्या जास्त आल्या होत्या 2020ला, तेव्हा सुद्धा त्यांनी नितीश कुमारनाच मुख्यमंत्री केलं. आता 4 जागा भाजपच्या जास्त आल्या आणि तरी त्यांनी नितीश कुमारलाच नेता करणं पसंत केलं. हीच गोष्ट त्यांनी एकनाथ शिंदेबरोबर नाही केली. एकनाथ शिंदेच्या नेतृत्वाखालच्या शिवसेनेमध्ये तुम्ही सध्या नेता म्हणून काम करताय. या दोन मधला फरक तुम्ही कसा बघता? मोठा फरक आहे. कारण असं आहे की एक तो बिहारमध्ये भाजप आणि JDU मध्ये जो गॅप आहे नंबर ऑफ MLAचा, तो फार कमी आहे, जास्ती नाही. इकडे 132 भाजप बरोबर होतं आणि 60 आमच्या बरोबर. 132 132 आणि आम्ही 60, म्हणजे ऑलमोस्ट डबलपेक्षा जास्त. त्यासाठी आमचे मुख्य नेते आणि महाराष्ट्राचे सध्याचे उपमुख्यमंत्री त्यांनी असा एक स्वीकार केला की ठीक आहे, माझ्या नेतृत्वात एवढी मोठी विजय मिळाली आहे महायुतीला, पण तरी त्यांच्याकडे जास्ती आमदार आहेत आणि आमच्यापेक्षा खूप जास्ती आमदार आहेत, तर त्यांच्यासाठी पद सोडायला पाहिजे. आणि एक आपसी सामंजस्यमधून परस्पर सामंजस्य करून त्यांनी असा निर्णय घेतला. पण नितीश कुमार हा एक खूप सिनियर आहे, म्हणजे मोदीजीपेक्षा फक्त 1 वर्ष 1 साल त्यांची वय कमी आहे, पण सिनियर माणूस आहे, 20 वर्षापासून तिकडे आहेत. आणि त्यांच्या जो MLAच्या जो आमदारांची जी संख्या आहे तो फार एवढं कमी नाही आहे. त्यावेळी काय झालं होतं, त्यावेळी काँग्रेसची बेवकूफी होती. नितीश कुमारनी इंडिया आघाडीसाठी पुढाकार घेतला होता. पटनामध्ये पहिली मीटिंग घेतली, सर्वांना बोलावलं आणि सांगितलं की आता आम्ही भाजपच्या समोर एक ऑल्टरनेटिव्ह ऑपोजिशन ग्रुप तयार करणार. म्हणजे त्यांची अशी अपेक्षा होती की इंडिया आघाडीच्या कन्व्हेअर आम्हाला मला बनवा. पण मुंबईमध्ये जेव्हा वाया बँगलोर मुंबई आले, मुंबईमध्ये जेव्हा मीटिंग झाली आणि तेव्हा जेव्हा नितीश कुमारनी असा एक प्रस्ताव ठेवला, मी होतो त्या मीटिंगमध्ये. मी येणार आहे तिकडे. तुम्ही त्या मीटिंगमध्ये होता, नेमकं तिथे घडलं काय? म्हणजे एवढं आम्ही तुम्हाला सांगतो ना की नितीश कुमारची अशी अपेक्षा होती की तुम्ही मला इंडिया आघाडीच्या कन्व्हेनर बनवा. तो चांगली अपेक्षा होती. तो म्हणजे एक मोठा व्यक्तित्व आहे. मोदीजी एवढे मोठे नेते आहेत तरीही ते स्वीकार करतात की नितीश कुमार एक मोठा व्यक्ती आहे, मोठा नेतृत्व आहे, एक चांगला नेतृत्व आहे. पण हे जे सगळे दर इलेक्शन हारतात पडतात, त्यांच्या मनात कधी आला नाही की नितीश कुमार राहुल गांधीपेक्षा जास्त मोठे नेते आहेत. नितीश कुमार लालू यादवपेक्षा जास्त मोठे नेते आहेत. पण लालू यादव, राहुल गांधी आणि थोडंफार ममता बनर्जी, हे तिघही मिळून नितीश कुमार बरोबर त्यांनी काहीतरी कॉन्स्पिरसी केली आणि नितीश कुमार त्या दिवशी जो निघालेत सरळ भाजप बरोबर, चला आता आम्ही सरकार बनवतो तुझ्या, तो चूक झाली इंडिया आघाडीतर्फे. हे तेजस्वी, आप खुद एक पत्रकार हो, मैं कुछ सवाल हिंदी में पूछना उचित समझूंगा क्योंकि बिहार तक ये इंटरव्यू जाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ. आप खुद एक पत्रकार हो, आपने देखा होगा बिहार का जो माहौल था वो पूरी तरह तेजस्वी के साथ था, ऐसे मीडिया में दिख रहा था. हालांकि मीडिया में जो दिखता है वो राजनीति नहीं होती है, उसके अलावा राजनीति चलती रहती है, आपने खुद लिखी है. तेजस्वी यादव चुनाव कहाँ हारे इतने भारी होने के बावजूद? बहुत अच्छा सवाल किया. बिहार में अपोजिशन ने जो मुद्दा खड़ा किया ना, वो मुद्दा ही गलत था. वो मुद्दा ही गलत था. हाँ, 2 मुख्य मुद्दे थे उनके. देखो, शिक्षा, रोजगार, ये सब तो मुद्दे हर इलेक्शन के होते हैं, लेकिन 2 विशेष मुद्दे उन्होंने शुरू किए. बड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे. चाहे कांग्रेस हो या जनसुराज वाले हों या फिर तेजस्वी यादव, तीनों ने मिलकर 2 खतरनाक मुद्दा जो कि एकदम उनके खिलाफ गया वो उठाया. एक मुद्दा वोट चोरी का था और दूसरा मुद्दा पलायन का था. बिहार में पलायन कोई मुद्दा ही नहीं है. सबसे पहले बता दो पलायन क्या है. पलायन हमेशा मजबूरी में नहीं होता. बिहार के लोग या यूपी के लोग या पंजाब के लोग या केरल के लोग एस्पिरेशनल हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, इसलिए अपना गांव घर छोड़ के निकल जाते हैं. बिहार से इतने बड़े पैमाने पर लोग पलायन करें, मतलब बिहार में बहुत गरीबी है, भुखमरी है, कुछ खाने का ठिकाना नहीं है, तो फिर पंजाब से इतने पंजाबी कनाडा क्यों जाते हैं? क्या पंजाब भी भुखमरी का शिकार है क्या? आज आधा केरल के हर घर का एक आदमी गल्फ में रहता है. क्या केरल भुखमरी का शिकार है क्या? गुजरात, अभी गुजरात लीजिए ना, एक जमाना था जब कच्छ में अकाल पड़ता था, रेगिस्तान एरिया था, तो वहां के गुजराती लोग
चले गए पूरा अफ्रीकन कंट्री में, अमेरिका में। लेकिन पिछले 20 वर्षों में हजारों गुजराती मैं जानता हूं जो गुजरात छोड़ के अमेरिका गए। वहां जो मोटेल्स होते हैं उसका नाम ही हो गया पोटेल्स, पटेल चलाते हैं। वो एस्पिरेशनल है। सत्या नडेला क्यों चले गए? एस्पिरेशनल थे। बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान से लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, हिंदुस्तान छोड़ के कहीं और जाते हैं। यह मजबूरी हमेशा नहीं होती, कभी कभी मजबूरी हो सकती है। आज मान लीजिए 1930 में 40 में जो यूपी से लोग मुंबई आए, वो एक समय की मजबूरी नहीं होगी, लेकिन आज भी बड़े पैमाने पर लोग आते हैं। ठीक है, वो संख्या नहीं है, लेकिन लोग वहां पर बनारस में एक बच्चा, एक जौनपुर में एक बच्चा, एक भदोही का एक बच्चा, एक गाजीपुर का एक बच्चा सपना देखता है कि जैसे मेरे बड़े भाई मुंबई में जाके कुछ काम करें, मैं भी जाके कुछ काम करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसको वहां कुछ काम नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं कि भूखा मर रहा है। वैसे बिहार के लोग हैं। तो मैं भी जब आया तो कोई एक्सप्रेशन लेके आया बड़े पैमाने। अच्छा, पहले तो मजदूर लोग निकलते थे ज्यादा, आज तो एजुकेटेड लोग निकलते हैं और वो नौकरी की तलाश में जाते हैं। तो पलायन बोलेगा, पलायन रोक देंगे। मालूम है को पलायन की वजह से जो लोग माइग्रेट करके बिहार से बाहर जाते हैं, वो हर साल 25,000 करोड़ रुपए बिहार में भेजते हैं। इतनी बड़ी संख्या है जी। केरल में, जो केरल से और तमिलनाडु से जो लोग फॉरेन में गए हैं, कितना पैसा, कितना रेमिटेंस आता है मालूम है आपको इंडिया में? 7 लाख करोड़ रुपए। वो भी तो एक इकोनॉमी है, इकोनॉमी का हिस्सा है। तो आप क्या कह रहे हैं? बिहार में हर छठे घर का एक आदमी बाहर है, पंजाब के हर घर का एक आदमी बाहर है, केरल का हर घर का एक आदमी बाहर है। तो क्या बोलेंगे, केरल बिहार से बर्बाद हो गया? तो ये मुद्दा गलत था और हम पलायन रोक देंगे। नोबडी वाज इंटरेस्टेड, किसी का इंटरेस्ट नहीं था तुम्हारे इस मुद्दे में। और दूसरा मुद्दा वोट चोरी। वोट चोरी, यहाँ तो लोग वोट डालने नहीं जाते हैं और उसको तेरा वोट चोरी हो, बोला अच्छा हुआ, आराम से सोएंगे। अच्छा, जिसका वोट चोरी हो वो तो वोट देने जा नहीं रहे, और जिसका वोट चोरी नहीं हुआ वो तुम्हारे वोट चोरी के मुद्दे से प्रभावित नहीं हो रहा, तो जाके वोट डाल के आ गया। बोला मेरा तो वोट चोरी नहीं हुआ, मैंने तो वोट डाल दिया, मैं तो नीतीश बाबू को लाइक करता हूँ, मैं बीजेपी को लाइक करता हूँ, मैं जय श्री राम वाला हूँ, डाला है मैं यादव हूँ, तेजस्वी को डाला है मैं मुस्लिम हूँ, तेजस्वी को डाला है मैं, कांग्रेस को डाला है मैं। उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपके मुद्दे से। फिर वोट, ये तो इसका फिलोसफिकल पार्ट है। अगर आप लॉजिकल देखें तो वोट चोरी के लिए जो मुद्दे खड़े किए इन्होंने, सब बकवास था। उनके देखा देखी यहाँ पर आदित्य ठाकरे एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहे थे, बोले पंजाबी घसीटाराम हलवाई का ये एड्रेस है, यहाँ पर 42 मतदार है। ये देखो फर्जी बीजेपी वालों ने बनाया। अरे भाई, वो उसका कारखाना है, कारखाना में काम करने वाले मजदूर हैं। उन मजदूरों के पास रहने की कोई जगह नहीं। जब वोटर लिस्ट का एनरोलमेंट हो रहा था तब उनने वही एड्रेस लेकर अपना नाम डलवा लिया। इसका मतलब बीजेपी ने करवाया ऐसा नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने करवाया ऐसा नहीं है, कोई कॉन्स्पिरेसी ऐसा नहीं है। हाँ, आप चाहें तो इलेक्शन कमीशन के तौर पर आप मांग कर सकते हैं कि किसी कारखाने में 22 लोगों का नाम नहीं होना चाहिए, सबके पास सेपरेट एड्रेस होना चाहिए। लेकिन आज ऐसे लोग भी वोटर हैं जिनका कोई घर नहीं है, और घर की जगह पे लिखा जाता है क्या, आरक्षित या क्या एक वर्ड लिखा जाता है क्या, अनजान, अननोन, अज्ञात, घर अज्ञात। इसका मतलब ऐसी थोड़ी कि वो फर्जी वोटर है। अरे वो सड़क पे भीख मांगने वाला बेचारा है, उसको भी हम लोगों ने वोटर बना दिया है। घर नहीं है लेकिन उसका वोटर बनना उसका अधिकार है। इसको आप चैलेंज कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक आदमी के बारे में बताया कि भाई एक यूपी का कोई लड़का था, गोरखपुर का त्रिपाठी। वो साहब देखो, गोरखपुर में वोटर है, नहीं लखनऊ में वोटर है, मुंबई में वोटर है, बेंगलोर में वोटर है, तीनों जगह वोट डाला। वो निकल के आया कि साहब मैंने तो जहां रहा हूं वहीं वोट डाला, मेरे पास फुर्सत कहाँ है। बोला हाँ, मैं लखनऊ में रहता था, जब मैं लखनऊ में था त्रिपाठी या श्रीवास्तव, मैंने वोट डाला था। उसके बाद में 5 साल के लिए मुंबई आ गया, तो मैंने मुंबई में एनरोलमेंट करा लिया, फिर मैंने वहां वोट डाला। फिर मैं वहां से निकल गया बेंगलोर, अब मैं यहाँ सेटल हुआ, यहाँ वोट डालता हूँ मैं। लेकिन यहाँ से निकल के लखनऊ थोड़ी जाता हूँ वोट डालने। आज तक साबित नहीं कर पाए कि एक व्यक्ति ने 4 जगह वोट डाले हैं, साबित नहीं कर पाए। तो इस तरह के फर्जी। अच्छा, आप बोलेंगे भाई जब एक आदमी का 3 जगह वोटर लिस्ट में नाम है तो उसको डिलीट क्यों नहीं करवा रहे? कौन करेगा डिलीट? आपको मालूम है मेरी मदर इन लॉ को डेथ हुए 3 साल हो गए, उनका नाम आज भी वोटर लिस्ट में है। हम लोगों ने अप्लाई किया, नाम काटो, नहीं काट रहे। अब बताओ हम क्या करेंगे? जिस देश में लोग वोट डालने के लिए जल्दी नहीं जाते, जिस देश में लोग अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवाने की मेहनत नहीं करते, उसके लिए इलेक्शन कमीशन को कैंपेन चलाना पड़ता है, उस देश में लोग अपना वोटर लिस्ट से नाम कटवाने के लिए मेहनत करेंगे? किसको फुर्सत है साहब? अपनी चाय की दुकान चलाएगा कि जाके वोटर लिस्ट से नाम कटवाएगा? अच्छा, अगर आप इजी सिस्टम बना दें, घर बैठे करना तो कर भी ले। हम घर बैठे कर रहे, नहीं हो रहा है। मेरी मदर इन लॉ पर आधार कार्ड कैंसिल नहीं हो रहा है, उस बेचारे की डेथ हुए 3 साल हो गए। तो कुछ तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज टेक्निकल फॉल्ट, सिस्टमेटिक एरर है। इसमें कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, और इस कॉन्स्पिरेसी में बीजेपी, इलेक्शन कमीशन सब लगे हुए हैं। ये सब नहीं है, इसलिए ये मुद्दा भी फेल हो गया उनका। तो आपको
जो है वहाँ तेजस्वी हार गया। हाँ, तेजस्वी के हारने का और भी बहुत सारे कारण थे। एक तो तेजस्वी का जो व्यक्तित्व है वो बड़ा घमंडी किस्म का, ऐसा लगता है बहुत ठीक है, पूरा उसका बॉडी लैंग्वेज देखिए ना। एक दूसरा विषय ऐसा होगा, उनका पूरा परिवार आपस में बिखर गया। तीसरा, पूरा जो महागठबंधन के अंदर जो कोहेसिवनेस होती है वो दिखी नहीं। जो मोदी जी ने कहा कि लिटरली आरजेडी ने कांग्रेस के कनपट्टी पे कट्टा लगा के नाम अनाउंस करवाया, उसके पीछे एक सच्चाई है। कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव का नाम बतौर चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट अनाउंस नहीं करना चाहती। अभी ने कहा कि नहीं, तेजस्वी का नाम अनाउंस करेंगे तो ही हम आगे बात करेंगे। तेजस्वी जब दिल्ली जाते हैं उसे कांग्रेस के नेता मिलते ही नहीं है, इसलिए जो इसके सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में लंबा चला। 13 सीटों पे कांग्रेस आरजेडी आमने सामने लड़ रही है, बड़ा फ्रेंडली फाइट है जी। ऐसे चुनाव जीतेंगे आप उस आदमी के सामने जो नरेंद्र मोदी है और नीतीश कुमार हैं, उनके सामने चुनाव लड़ना है तो आपको बहुत कोहेसिव तरीके से एकजुट होकर के पूरे संकल्प के साथ निकल के आना पड़ेगा। वहाँ प्रशांत किशोर इतना जोर से उत्पात मचाए हुए थे, उनको रहने दिए बिहार के लोग। मैं उसी मुद्दे पे आने वाला था। प्रशांत किशोर एक ऐसे व्यक्ति है कि जो ये कहते हैं कि बस आई एम अ किंग मेकर, लेकिन वो खुद तो किंग नहीं बन पाए। इसकी क्या वजह है? मैं मतलब जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उस शब्द को उनसे जोड़ना नहीं चाहता हूँ। फिर भी मैं पहले कह देता हूँ को कोई बुरा ना माने। बैलगाड़ी चलती है ना, बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता भी चलता रहता है। तो कुत्ते को क्या लगता है कि मेरी वजह से बैलगाड़ी चल रही है, तो रुक जाता है, बैलगाड़ी निकल जाती है। ये जो लोग आज की तारीख में जो पीआर एजेंसी वाले और किंग मेकर बनने का ख्वाब देखते हैं ना, ये बहुत बड़ा बकवास सोचते हैं। ममता बनर्जी की अपनी ताकत है, आपने थोड़ा इनपुट दे दिया, दैट्स ऑल। आप नहीं देते तो भी वो चुनाव जीतती। मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो मैंने बनाया, ये सब कहने वाला जो बड़बोलापन है, इसका कोई अर्थ नहीं है साहब। हाँ, आपने थोड़ा कुछ अच्छे सजेशन दिए होंगे, नथिंग रॉन्ग इन इट। अब जगन मोहन खुद ही वो पूरे आंध्र प्रदेश का दौरा कर करके एक अपना व्यक्तित्व निकाल के ले आया था, उसमें आपने उसको गाइड कर दिया। इसका मतलब ये तो नहीं कि आपने बनाया तो ऐसे लोग किंग मेकर वगैरह नहीं होते। हाँ, एक अच्छे इनपुट दे सकते हैं। एक पॉलिटिशियन के पास इतने कामकाज रहते हैं कि सारी बेसिक डेटा वगैरह उसके पास नहीं होता, उसको कंपाइल करके दिया, या फिर तुमने उस डेटा ड्रिवन कोई इन्फॉर्मेशन दे दी कि इस इन्फॉर्मेशन पे काम करिए, दैट्स अ गुड थिंग। वो तो एक सलाहकार का काम होता है, आपने सलाह किया, लेकिन किंग मेकर नहीं थे। ठीक है, फिर भी आप मान लिया किंग मेकर है, तो किंग मेकर हो सकता है, किंग बनने में टाइम लगता है। अब मैं आपको एक अंदर की बात बता दूं, 2020-21 में हम लोग बहुत अच्छे दोस्त रहे। तो 2020-21 में दिल्ली में वो जब ममता जी के इलेक्शन हो गया था, तब हम लोग एक बार बैठे थे, उनके एक दोस्त के घर पे खाना वाना खाने बैठे थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि संजय जी, हम ऐसे पार्टी शुरू कर रहे हैं, आप आइए बिहार, मेरी पार्टी को लीड करिए। मैंने कभी नहीं आऊँगा। मैंने तब उनको कहा था कि बॉस आप ठीक है, आज ममता बनर्जी को चुनाव जिता के आए हो और आपका एकदम हौसला बुलंद है, लेकिन इतना आसान नहीं है बिहार की पॉलिटिक्स में जगह बनाना। इट विल टेक सम टाइम। नहीं, मैं पलट दूंगा, पहले इलेक्शन में 150 सीट ले आऊंगा। मैंने ईश्वर करे ले आए, लेकिन तभी मैं बहुत सस्पेक्टिकल था। मैंने कितना आसान नहीं है। दिन भर मेहनत किया, अच्छी मेहनत की उनने, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर उस मेहनत अगर 5% हो रहा है तो उसको सोशल मीडिया पे इनलार्ज करके 100% दिखा रहे हैं, वो वोट में कन्वर्ट नहीं होता ना साहब। वो एक विजुअल दिख गया आपको, रील बना दिया, विजुअल दिख गया कि इतने सारे दिख रहे हैं, उसमें कितना सारा मैनिपुलेशन हुआ, नोबडी नोज इट। इसीलिए 3.3% वोट पे चलेगा। हाँ, ये 3.3% 30% हो सकता है। सतत काम करना पड़ेगा, लोगों के बीच रहना पड़ेगा। चमत्कार हो सकता है, लेकिन चमत्कार के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। नहीं, देखिए, अभी आपने प्रशांत किशोर का जिक्र किया, उसने आपको कहा कि आप बिहार आ जाओ और नेता बनो, आपने उसको ना कह दिया। लेकिन उसी संजय निरुपम को अपने अखबार में काम करते करते बाला साहब ठाकरे ने अपना एक राष्ट्रीय नेता बना लिया। तो बाला साहब ठाकरे की विजन, भले वो प्रशांत किशोर जितनी दुनिया देख नहीं चुके होंगे या उतने पढ़े लिखे नहीं होंगे, लेकिन उनकी विजन, उनको आपने हाँ बोल दिया और प्रशांत किशोर को ना बोल दिया। अभी मैं दोनों की कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें एक जो कैरेक्टर है संजय निरुपम, उसको मैं समझना चाहता हूँ कि उसकी समझ क्या थी। देखिए, बाला साहब जी से मेरा एक अलग लगाव था, बहुत मानते थे, मुझे बहुत चाहते थे। उनके व्यक्तित्व से मैं बड़ा प्रभावित था। वो मेरे संपादक थे, मुझे बहुत फ्रीडम देते थे काम करने के लिए। हम लोग काम करते थे, हर हफ्ते मिलते थे। फिर मैं उनके साथ, मैं तो शिवसेना को 0
जीरो के लेवल पे जानता था। बाला साहब को भी नहीं जानता, मैं तो बिहारी आदमी नया नया आया था। तब मुझे मुंबई आए मैक्सिमम 5 साल हुए थे, 5 साल हुए थे मुंबई आए। मराठी भी नहीं बोल पाता था। मैं अकेला शिवसेना में व्यक्ति था जो बाला साहब से हिंदी में बात करता था, बाकी सब मराठी में बात करते थे और बाला साहब मुझसे हिंदी में ही बात करते थे। ये आज मुझे खुशी होती है कि मैं थोड़ा मराठी बोल लेता हूँ। आज अगर मैं मिलता हूँ तो मराठी बोलता बड़े खुश हो जाते हो। तो लेकिन ये महाराष्ट्रियन बीवी का भी करिश्मा होगा ना, या उसकी भी कलाकारी होगी? हाँ, करिश्मा तो है, बीवी का करिश्मा तो है ही, कोई शक नहीं। उसने मराठी सिखाई होगी। उसने सिखाई कामकाज करते हुए। फिर यहाँ पर जो काम भाई महाराष्ट्र में कामकाज की भाषा मराठी, चाहे आप महानगर पालिका में जाएं या मंत्रालय में जाएं या पुलिस अधिकारियों से मिलें, तो गलत क्या है यहाँ की भाषा में बात करने में, यहाँ की भाषा को सीख लेने का प्रयास करने में गलत क्या है? इसलिए एक धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक प्रोसेस के तहत इस भाषा को थोड़ा सा समझने सीखने। फिर भी आप राज ठाकरे से पंगा लेते हो, बिहारी सारे। राज ठाकरे से पंगा लेने का मतलब मराठी विरोधी थोड़ी हो गया। ये जो सोच है ना, ये क्या है? ये सोच गलत है। राज ठाकरे क्या कर रहे हैं? वो मराठी भाषा और मराठी भाषियों के स्वाभिमान के नाम पे जिस प्रकार की गुंडागर्दी करते हैं, मैं उसके खिलाफ हूं। वो गुंडागर्दी करते हैं? अब आज कैसे किया गया नवी मुंबई में किसी दफ्तर में एक बिहारी बॉस था, उसका एक मराठी लड़की काम करती थी, वो रोज लेट आती थी। तो बॉस ने उसको डांटा कि आप रोज लेट क्यों आती हैं? बोला मी आमच्या प्रदेश आहे, महाराष्ट्र आहे, मी मराठी आहे, मी असंच करणार। मैंने कहा नहीं, उसने फायर कर दिया। अब उसको सब मनसे वाले उठा के ले गए अपने ऑफिस में और सब मारे उसको। बताओ ये न्याय है? ये जायज है? ये क्या महाराष्ट्र के इमेज के लिए सही है? मराठी कामगार, मराठी जो अच्छे प्रतिभाशाली लोग हैं, उनकी इमेज के लिए अच्छी बात है क्या? कोई ऑटो वाला, कोई टैक्सी वाला, कोई फेरी वाला बेचारा धंधा कर रहा है। अगर आपको गलत लग रहा है तो जाइए ना, लीगली एक्शन लीजिए ना, पुलिस में कंप्लेंट करिए ना, बीएमसी में कंप्लेंट करिए। आप कौन हो तो उसको लात मारने वाले? भाई मैं इसका विरोध करता हूँ। मराठी भाषा का सम्मान होना चाहिए, हम खूब सम्मान करते हैं। मराठी में बोलने का आग्रह रखना चाहिए। जिनको नहीं आता उनको सीखने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। हमको महाराष्ट्र ने शरण दिया, मुंबई ने शरण दिया, रोजी रोटी दी, नाम दिया, पहचान दिया, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं महाराष्ट्र के। और सारे मराठी भाषी लोग राज ठाकरे के गुंडागर्दी से सहमत है, ऐसा भी नहीं है। बाला साहब जी का जो पूरा एक अप्रोच था, उससे पूरा महाराष्ट्र थोड़ी कभी सहमत रहा। अगर पूरा सहमत होता तो 70-72 सीट से ज्यादा क्यों नहीं मिल पाया उनको? मतलब एक बड़ा मराठी भाषिक वर्ग ऐसा है जो सेकुलर है, वो सबको साथ में लेकर चलना चाहता है। और इस समय आज की तारीख में उसका सबसे बड़ा प्रतीक कौन है? एकनाथ शिंदे साहब है। कभी शिंदे जी के जुबान से किसी भाषा भाषी के खिलाफ एक शब्द सुना आपने? कभी नफरत की बात तुमने की है? रोज उनको उबाठा वाले उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, कभी एक शब्द भी गलत बोला उन्होंने? वो एक सामाजिक सामंजस्य, सामाजिक समरसता के भाव से काम आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे नेतृत्व क्या हो सकता है? न कि राज ठाकरे जैसे तोड़-फोड़, गुंडागर्दी और हिंसा भड़काने वाले नेतृत्व की। तो मैं इस हिंसक प्रवृत्ति का विरोध करता हूं। लेकिन जो लोग राज ठाकरे को चाहते हैं, मानते हैं, उनके सामने आप बिहारी अपनी ताकत दिखाने के पीछे क्यों लगे रहते हो? हम ताकत कहाँ दिखा रहे हैं साहब? हमने कभी ताकत दिखाई नहीं। अभी परसों जब एकनाथ शिंदे साहब को आपने बुलाया, छठ पूजा को सारे बिहारियों को इकट्ठा किया, ये कम से कम 20-25 हजार की भीड़ इकट्ठा हो गई छठ पूजा के नाम पर, क्या ये ताकत नहीं है बिहारियों की? ये छठ पूजा के नाम पर इकट्ठा हो गई, ये आप नहीं कह सकते। ये तो हमारे देश में। ये पहले ये बताइए कि संजय निरुपम ने ये प्रयास किया क्या नहीं? मराठी मुंबई में या जहां सब लोग शांति से रहते हैं, वहां मेरी आवाम, मेरे लोग, मेरे बिहारी, इनको मैं लाता हूं, साहब आप देखिए कितनी ताकत मेरे पास है, ये दिखाने का संजय नहीं, मैं ताकतों को दिखाने के लिए कोई मेरा ऐसी कभी मंशा नहीं रही है। और कोई मेरी वजह से आते हैं इस गलतफहमी में भी नहीं हूं मैं। छठ पूजा के प्रति जो लोगों की आस्था है, वो जो श्रद्धा है, वो उनको खींच करके वहां लाता है। हुआ ये, यहाँ पर बिहारी लोग 40-50 साल से तो रह रहे, लेकिन टुकड़े टुकड़े में रहते, बिखरे बिखरे रहते, और उन्होंने कभी सामूहिक रूप से इस पूजा का आयोजन किया नहीं। 1998 में मैंने सोचा कि भाई मुंबई में हम उत्तर भारतीयों का भी एक त्योहार होना चाहिए जो उत्तर भारतीयों के त्योहार के तौर पर स्थापित हो। जैसे गणपति है, हम सब करते हैं, मैं भी घर पे गणपति रखता हूँ, लेकिन ये क्विंटेसेंशियली मराठी भाषिकों के एक त्योहार के तौर पर स्थापित है। मराठी समाज के घर में गणपति का दौर मतलब एक बहुत ही शुभ और पवित्र दौर होता है, लेकिन आज सब कर रहे हैं।
ऐसा नहीं कि सिर्फ मराठी भाषी लोग करते हैं, वैसे गुजराती भाषियों का लीजिए, नवरात्रि का टाइम आता है, डांडिया आता है, तो डांडिया खेलने तो सब जाते हैं, लेकिन जो गुजराती लोग जिस तरीके से तैयारी करते हैं वो एक अद्भुत होता है, और उसकी पहचान भी गुजराती लोगों का त्योहार है। लेकिन हम सबका त्योहार है, मराठी लोग भी जाते हैं, घट स्थापना सब करते हैं। वैसे ही मेरे मन में एक ऐसी भावना थी, उसके पीछे एक दूसरा कारण ये था कि हम जितने बिहारी हैं हर छठ पे गांव जाते हैं, मैं भी गांव जाता था, मैंने कहा बहुत हो गया गांव, छठ को इधर ले आते हैं। तो ये 98 में हम प्लान करते करते सोचा कि छठ का आयोजन किया जाए, और पहला जब आयोजन किया मैंने तो 4-5 दिन का टाइम था, और उसी में मैंने प्लान किया फटाफट, और जुहू बीच पे कर लिया, सुभाष देसाई साहब को बुलाया था, और 4-5 दिन के अंदर हमने जो तैयारी की 25-30 हजार लोग जमा हो गए वहाँ पे, रविंद्र जैन को बुलाया, गाना वाना हो गया। तो मैंने कहा यार आइडिया तो अच्छा, जुहू बीच है, सामने समंदर है, यहीं अर्घ देंगे लोग। तब तक लोग जुहू बीच पे नहीं आते थे छठ करके, जाते होंगे 2-4-5 लोग परिवार टुकड़े टुकड़े में कहीं होते होंगे। मैंने उसको सोचा कि इसको थोड़ा बृहत रूप दिया जाए, और इसके पीछे कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं था, इसके पीछे मैं अपने समाज के लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे रहा था कि आइए यहाँ पर पूजा करिए, यहाँ पर आप सब जमा होइए। तब हमारे बिहारी फ्रंट का नारा ही है, एक साथ एक जगह, एक बार तो आइए साल में, इसमें गलत क्या है भाई? तो इसमें किसी प्रकार का कोई नेगेटिव अप्रोच था या फिर कोई शक्ति प्रदर्शन की सोच थी, ऐसा कुछ नहीं, और सिर्फ मेरी वजह से आते हैं, इस बेवकूफी में भी नहीं होंगे। वो श्रद्धा है, और उस श्रद्धा की वजह से लोग आते थे और आज भी आते हैं। अब इस कार्यक्रम में मनोज जोशी भी आ चुके हैं, विलासराव देशमुख भी आ चुके हैं, कांग्रेस के सब लोग आए हैं, शिवसेना के सब लोग, अमिताभ बच्चन आ चुके हैं, शत्रुघ्न सिन्हा आ चुके हैं, धर्मेंद्र आ चुके हैं, जितेंद्र आ चुके हैं, नाम लो सब आ चुके हैं, सलमान नहीं, वो गोविंदा आ चुके हैं। तो इस बार मैंने शिंदे साहब को बोला कि छठ का आयोजन हर साल होता है, आपके साथ मैं जुड़ा हूँ, तो पिछले छठ के समय चुनाव था, मैं नहीं बुला पाया, मैं बढ़िया से नहीं कर पाया था, इस बार आप आइए। बोला ठीक है मैं आता हूँ। तो कोई मैं अपने शक्ति नहीं दिखा रहा हूँ, आइए छठ मैया का आशीर्वाद दीजिए। छठ मैया का आशीर्वाद तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी दिया। जो उत्तर भारतीयों का खेमा है वो अक्सर मुंबई में बिखरा बिखरा हुआ दिखाई देता है, वही स्थिति बिहार की है या उत्तर भारतीयों की, जो भी है। संजय निरुपम इतना सब कुछ होने के बाद जब उत्तर भारतीयों की बात निकलती है, तब कृपा शंकर हो या आर्यन सिंह हो या ये इस टाइप के जो लोग हैं, इनका नाम आता है, इनकी चर्चा होती है। जब बिहारियों का जब चर्चा होती है तो सिर्फ एकमात्र नाम सामने आता है, वो है संजय निरुपम। क्या वजह है? नहीं, मैं नहीं कहता कि मैं सिर्फ बिहारी लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे पास सबसे ज्यादा वर्कर यूपी वाले हैं। मेरे साथ जुड़े हुए लोग, मेरे फॉलोवर्स हैं या मेरे साथ दिन रात काम करने वाले लोग हैं, बिहार से ज्यादा यूपी के लोग हैं। तो कारण यह है कि यूपी के लोग यहाँ ज्यादा है। अगर आप 50 लाख उत्तर भारतीय जो पूर्वांचली जो पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे तो 50 लाख में से लगभग 40 लाख यूपी के लोग, 10 लाख बिहारी। तो बड़ा जो बेस है हमारा वो तो यूपी वाला ही। मुंबई में बड़ा उत्तर भारतीय समुदाय अगर जो हो तो यूपी वाला है, उसमें आके बिहार वाले मिक्स हुए हैं और मिक्स होकर रहते हैं, हम लोग साथ में रहते हैं। आप अक्सर अलग अलग फंडे निकालकर राजनीति करना चाहते हो। कभी आपने लाई चना जो है वो शिवसेना भवन में शुरू करवाने के पीछे भी आपकी एक कूटनीति थी, या फिर उद्धव ठाकरे जी को आपने मुंबईकर में ले गया, मुंबईकर में लेके गए। तो ये जो सारी चीजें देखो, आप जहाँ गए वहाँ के पार्टी के आलाकमान आपके एकदम करीबी रहे। आप शिवसेना में थे तो बाला साहब नहीं करीबी थे, मैं उनके करीब होने की कोशिश करता था। तो वो एक बात है। और आप कांग्रेस में गए, राहुल गांधी के करीबी जाने का मौका आपको मिला, लेकिन आप टिके नहीं। तो अब ये मैं जरा सा अपना आत्मविश्लेषण करने की कोशिश करता हूँ। और जब मैं तो ये इतने टीके नहीं कि राष्ट्रीय नेता संजय निरुपम से आप सीधा आके विधानसभा चुनाव क्षेत्र में दिंडोशी में आपको चुनाव लड़ना पड़ा और हारना भी पड़ा। ये क्या मतलब, ये बदनसीबी क्या है? हाँ बदनसीबी तो है, लेकिन क्या है, अक्सर मैं आत्मविश्लेषण करता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि अब देखो बिहारी लोग, या आप मानव मात्र की बात करिए, मनुष्य की बात करिए, वो बुनियादी तौर पर स्वाभिमानी होता है। अब मैं थोड़ा ज्यादा ही स्वाभिमानी हूँ, मुझे थोड़ा सा भी मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। और कहते हैं पॉलिटिशियंस को डिप्लोमेटिक होना चाहिए, हमेशा पॉलिटिकल करेक्ट होने की कोशिश करनी चाहिए। मैं अभी तक शायद सीख नहीं पाया हूँ, अभी तक बचपना है मेरे अंदर, हो सकता है। तो जब बाला साहब जी के साथ था, काम कर रहा था और ईमानदारी से काम कर रहा था, बाला साहब ने कभी कोई शिकायत नहीं की मेरे खिलाफ, कोई शिकायत नहीं। जिस दिन मैं उनके पास रिजिग्नेशन लेके गया था, उन्हें वापस किया मुझे, सामने जगदम्बा की मूर्ति थी, हे जगदम्बा याला सुबुद्धि दे, नहीं नहीं तुमको नहीं जाने देना। मैंने कहा नहीं, अब मेरा मन भर गया, मैं अब नहीं, मैं पैर छू के निकल आया। और मैं पहला आदमी था जो उनके हाथ में जाकर रिजिग्नेशन लेके आया।
अच्छा वो भी कमाल के आदमी, क्या लिखा रही थी मुझे पढ़ के सुना। मैंने कोई अपना राजीनामा पढ़ के सुनाता है? बोला नहीं, पढ़ के सुना तू। अच्छा जी, निकल गया। अब क्या करेगा तू? मैंने कुछ भी करूंगा, 40 साल की उम्र है, रिटायर तो नहीं हो जाऊंगा, गाँव भी नहीं जाऊंगा, खड़ा हो जाऊंगा, आप आशीर्वाद दें। निकल गया। उस समय मनोहर जोशी बैठे, सुबह से बैठे थे, चला गया जी। फिर अब कांग्रेस में गया तो कांग्रेस का भी काम ईमानदारी से कर रहा था। कई राज्यों के मुझे प्रभारी बनाया गया, कई जगह ऑब्जर्वर बनाया गया, मुंबई का अध्यक्ष बनाया गया। ऐसी सीट मुझे दी गई जो गोविंदा जी जहाँ के एमपी थे, और वो सीट जीतने वाले नहीं थे। मैं तो यहाँ रहता हूँ, ये सीट में मांग रहा था नॉर्थ वेस्ट, लेकिन यहाँ पर कामत जी को लेके आया और मुझे बोले आप वहाँ लड़िए। जब भेजा गया तो सबने बोला संजय निरुपम को निपटाने के लिए भेजा गया। तब तक खुशनसीबी थी कि हम जीत गए तो पार्लियामेंट में काम किया। जो भी अच्छे विषय आते थे, सोनिया जी की तरफ से नोट आता था कि संजय निरुपम को बोलो इस पर बोलने के लिए। फिर चुनाव हार गए मोदी जी की लहर में, फिर उन्होंने मुझे अध्यक्ष बना दिया। अध्यक्ष बनने के बाद क्या मैं घर में बैठा? क्या ईमानदारी से काम कर रहा था। पूरे 4 साल कांग्रेस पार्टी को सड़क पे लेकर उतरा। आज सारे कांग्रेस के लोग कहते हैं कि साहब जो एक्टिविटी, जो आंदोलन संजय निरुपम के जमाने में कभी नहीं हुआ, पहले भी नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। तो काम करने वाला व्यक्ति था। अब 2019 हार गया था, 2024 में मेरी अपेक्षा थी, इतनी सी तो बात थी। अब मैं पॉलिटिकल आदमी, चुनाव नहीं लड़ूंगा तो क्या घास छीलूंगा? और मेरी टिकट को लेकर के जिस तरीके से उद्धव ठाकरे एंड कंपनी ने एक साजिश रची, एक खिचड़ी चोर को मेरे सामने खड़ा किया, मैंने कहा मैं अभी बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि फिर मैं उसके लिए कैंपेन नहीं कर सकता था। तो मैंने पार्टी में कई लोगों से बात की, मत करिए सब, उधर भी कोई सुनने को तैयार नहीं। वहाँ इस समय का ऐसी लॉबी आ गई है कि जिसको नॉर्थ के लोग या हिंदी बोलने वाले पसंद ही नहीं है। वो चाहते कि सिर्फ साउथ में ही कांग्रेस रहे। यही वजह है कि बिहार में 6 पे आ गए और यूपी में 2 पर आ चुके हैं। भी आगे और कितना नीचे जाएंगे पता ही नहीं चल रहा है। उस लॉबी ने भी मुझे कॉर्नर किया। तो अब मुझे लगा कि अब यहाँ पर जहाँ कोई आपके देखो, जहाँ आपका सम्मान नहीं है वहाँ आप नहीं रह सकते। मैंने कहा जब यहाँ सम्मान नहीं है तो धीरे से निकल जाना चाहिए। तो अब इसको बदनसीबी कह लीजिए, या फिर मेरा पतन कह लीजिए, या मेरा डिमोलिशन कह लीजिए, डिमोशन कह लीजिए, जो भी कहना कह लीजिए, लेकिन मेरे लिए मेरा आत्म स्वाभिमान ज्यादा मायने रखता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 2 पार्टी, बड़ी पार्टी में आप रहे, एक शिवसेना और दूसरी कांग्रेस, और दोनों पार्टी की हालत अभी खस्ता है। और वो दोनों पार्टी की हालत इसलिए खस्ता है कि पार्टी के जो कर्ता धर्ता थे या जो चीफ थे, उनके जेन नेक जो है, मतलब सोनिया गांधी या राजीव गांधी के जो जेन नेक्स्ट है राहुल गांधी, उनके कारण वहाँ हालत हुई है। और बाला साहब के जेन नेक्स्ट है उद्धव ठाकरे, उनकी यहाँ स्थिति हम देख रहे हैं। कांग्रेस और शिवसेना दोनों में आपने काम किया है, दोनों में से सबसे खस्ता हालत किसकी लग रही है आपको? ठीक है, खस्ता हालत तो दोनों पार्टी की है। अभी थोड़ा सा मैं जो बोलूंगा वो बड़बोलापन दिखेगा। नहीं, मैं आपके अंदर जो पत्रकार भी छिपा हुआ है, हाँ, और जो नेता भी छिपा है उनमें पहले मैं अपना बड़बोलापन दिखाता हूँ। जिस पार्टी में संजय निरुपम जैसे व्यक्ति का सम्मान नहीं होगा, उस पार्टी का अंत स्वाभाविक है। क्योंकि हम लोग मेहनत ऐसे आप हो कौन? मैं वही वो तो आ रहा था के उत्तरादायी तो? नहीं, मैं वही तो वहीं आ रहा था। हम लोग मेहनती लोग हैं, मजदूर की तरह मेहनत करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, 100% वफादार होते हैं। अगर ऐसे लोग आपको नहीं चाहिए तो आपकी पार्टी का पतन स्वाभाविक है। सिर्फ मैं नहीं हूं, मेरे जैसे लाखों लोग हैं कांग्रेस में जो बहुत स्वाभिमान के साथ, वफादारी के साथ मेहनत से काम कर रहे थे, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं। वही हाल यहाँ उद्धव ठाकरे की पार्टी में, एक एक करके जो भी ढंग के लोग काम करने वाले लोग थे उन सबको डिस्करेज किया गया, उनका मान सम्मान में कमी की गई, सब लोग छोड़ के चले गए। तो जहां इस तरह के लोगों का सम्मान नहीं होगा, उस पार्टी का खस्तार, उस पार्टी का सत्यानाश होने वाला है। यही वजह है कि अभी कांग्रेस पार्टी जहां है उससे भी और नीचे जाएगी। कांग्रेस के उत्थान की कोई गुंजाइश नहीं है। वही हाल उबाठा की भी है, इनका भी कोई उत्थान नहीं होने वाला है। वहां आज भी वही घमंड है, बोलते ना वो ओसाडलेली गावची पाटल की, मराठीमध्ये बोलतात ना ओसाडलेली गावची पाटील, ओसाड गावची पाटल की। म्हणजे काय, मतलब एक ऐसा गांव जो पूरी तरह उजड़ गया है, उजड़ गया, उसके मुखिया जी बन के बैठे हैं। तो राहुल गांधी एक उजड़े गांव के मुखिया है, यहाँ पर उद्धव ठाकरे उजड़े गांव के मुखिया हैं, और उजड़े गांव के मुखिया रहेंगे क्योंकि जो आपके गांव में हरियाली लाने वाले लोग हैं मेरे जैसे, उन लोगों का सम्मान आपके मन में नहीं, इसलिए आप धीरे धीरे अकेले पड़ जाएंगे। संजय निरुपम का भविष्य क्या होगा? देखो क्या होता है, जो जीवन में, फिर मैं अपने लिए एक शब्द का इस्तेमाल करूंगा, शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा,
हम लोग बेसिकली कर्म के आधार पर जीने वाले लोग हैं। बहुत ज्यादा भाग्यवादी नहीं है। कर्म करते रहना है, अच्छे कर्म करने की कोशिश करो। कोई ऐसा काम मत करो जिसकी वजह से आपको अपने आप पे शर्म आ जाए। दूसरा छोड़ो, अगर मैं किसी व्यक्ति को डांट देता हूं ना तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। उसको अच्छा लगा नहीं लगा वो तो उसकी बात है। तो अच्छा कर्म करिए, अच्छा कर्म करते चलते रहिए, बाकी छोड़ दीजिए सब। तो आगे क्या होगा मुझे नहीं मालूम है। अब किसी को नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम है कल क्या होगा आपका। यहाँ जितने लोग बैठे हैं किसी को पता उनके साथ कल क्या होगा, तो वो तो सब ऊपर वाला तय करके बैठा हुआ है। तो हमको क्या करना है भाई? मैं सब लोगों को सजेस्ट करता हूं, चुपचाप काम करते रहो ना, जो होगा तो देखा जाएगा। एकदम से मुझे दिंडोसी उतरना ही था, ऐसा नहीं था। एक ऐसा टाइम आया, पार्टी में इस चर्चा हो गई, आ गया सुझाव, मेरा मन में भी आ गया, चलो ठीक उतरते हैं। हार गए तो हम देखेंगे क्या हो गया, जीत भी सकते हैं। अब अपने ही लोगों ने थोड़ा बहुत काड़ी मारी कर दी। फिर भी शिंदे साहब का नाम था, उत्तर भारतीय लोगों का जबरदस्त सपोर्ट था, वरना 70-72 वोट आसानी से मिलते हैं क्या भाई? भाई वहां पर 1,25,000 मराठी वोट थे। 1,25,000 में 80-50,000 वोटिंग हुई होगी। 80-85,000 में से मुझे कितने वोट मिले होंगे? मैं एक तो नॉर्थ इंडियन था, दूसरे शिवसेना का एक ग्रुप का कैंडिडेट था, सामने सुनील प्रभु जैसा एक वहाँ का दो तीन बार का एमएलए था। निश्चित तो मेरे से ज्यादा ही वोट लिया होगा उसने। 30-40,000 वोट लिया होगा। 20-22,000 वोट मनसे वाले लेके गए। 22,000 में से 2,000 वोट इधर उधर के होंगे। 20,000 तो मराठी वोट हो गए, तो 40-45 और 65,000 वोट निकल गया। मेरे को 20-25,000 वोट मिले। उसका 50,000 वोट कौन सा है? वो पूरा वहां जो 80,000 नॉर्थ इंडियन वोट है, उसमें से 45-50,000 जो वोट पड़ा या 55,000 वोट पड़ा, वोट मेरे पास आया। कहने का मतलब वहां पर मैं ऐसा लीडर था जो उत्तर भारतीयों ने भी तमाम विरोध के बावजूद, नेताओं ने नीचे जा के, उत्तर भारतीय नेताओं ने नीचे जा के मेरे खिलाफ कैंपेन किया। नहीं देना इसको वोट, मसाल के डालना, मसाल के डाल। भैया लोग कुछ ये कहा, ये तो अपने आदमी है हो, हमें तो उनके वोट देगा ना, उनके मत वोट दिया है, मसाल में डली है, मसाल में डली है। कोई सुना, कोई नहीं सुना। जो नहीं सुनने वाले ज्यादा थे, जिसकी वजह से ये वोट दिख रहा। अच्छा, मेरे पास सिर्फ 12 दिन मिले। 12 दिन में 3 दिन दिवाली, 4 दिन छठ, 7 दिन तो ऐसे ही निकल गया। मैंने कहा था, एक रिक्वेस्ट किया था कि साहब अगर मुझे उतरना है तो जल्दी बोल दो, मैं तैयारी में लग जाऊं। लेकिन हर पार्टी के अंदर एक प्रक्रिया होती है, टाइम लगता है, प्रोसेस होती है। फिर भी 12 दिन में वहां जा करके वहां के स्थापित एमएलए के खिलाफ उतर के हारना तो सचमुच एक सबसे बड़ी दुर्घटना होती है। लेकिन उस दुर्घटना में भी मुझे कहीं ना कहीं आत्मसंतोष मिलता है कि इतना बुरा हाल नहीं था। इतने लोगों के विरोध के बावजूद अपन थोड़ा सा मैदान में टिके रहे। हाँ, जीतते तो बहुत खुशी होती है, लेकिन ठीक है, ईश्वर को शायद कुछ और मंजूर होगा। जो ईश्वर को मंजूर होगा स्वीकार करेंगे। हे आहेत संजय निरुपम। LIC मधला घोटाळा संसदेमध्ये मांडण्यापासून ते मुंबईमधल्या उत्तर भारतीयांच्या किंवा बिहारींच्या समस्या प्रशासनासमोर मांडणाऱ्या या नेत्याला प्रत्येक राजकीय पक्षामध्ये अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला। पण त्याच वेळेला आपल्या प्रदेशातून आलेल्या नागरिकांची किंवा आपल्याच बंधू भगिनींची मोटबांधणी कशी करायची आणि मुंबईतल्या मराठी मतावरती आपला उत्तर भारतीय वचक कसा ठेवायचा, हे या नेत्याने गेल्या 25 वर्षात अत्यंत कौशल्यपूर्णतेने केलेलं आहे। आणि त्यामुळेच येणाऱ्या काळामध्ये महाराष्ट्रातल्या आणि मुंबईतल्या राजकीय समीकरणांमध्ये संजय निरुपम हा कदाचित पराभूत उमेदवार किंवा पराभूत नेता असेल हा संसदीय प्रक्रियेसाठी, पण त्या नेत्याला दुर्लक्षून मुंबई आणि महाराष्ट्राची समीकरणं मांडणं हे काहीसं धाडसाचं ठरेल। कॅमेरामन असीम भुरे आणि सुरेश पासीसह मी राजेश कोचरेकर, टाइम महाराष्ट्र, मुंबई।